कहते हैं ना, कभी कभी सबसे खतरनाक लोग हमारे घर की ही दीवारों के पीछे छुपे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस कहानी में भी एक लड़की थी, सिया। जिंदगी में प्यार, भरोसा और शादी जैसे सपने लेकर जी रही थी। लेकिन उसी के घर के एक रिश्तेदार ने उसके मासूम चेहरे के पीछे छुपा डर देख लिया और उसे धीरे धीरे ऐसा जाल में फंसाया जहां से वो निकल भी नहीं सकती थी और चीख भी नहीं सकती थी। दुनिया की नजरों में वो रिश्तेदार इज्जतपार था, लेकिन अकेले में एक दानव। और जब सिया की शादी का दिन आया तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने फटकर गिरने वाली थी। आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर वो कौन था जो मासूम सिया को महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था और क्यों। कहानी की शुरुआत होती है आरव से, जो 2 साल की सख्त फौजी ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर वापस आ रहा था। इन 2 सालों में उसके दिल के किसी कोने में सिर्फ एक ही ख्याल बसता था, सिया। वही सिया जिसके एक कहने पर उसने अपने पापा का अच्छी खासी चलती फैक्ट्री का बिजनेस छोड़कर सेना में अफसर बनने की राह पकड़ ली थी। घर लौटते हुए उसके दिल में हजारों अरमान थे। सोचा था कि जैसे ही वो आएगा, सिया भागकर उसके गले लग जाएगी, उसकी आंखों में खुशी तैर उठेगी और वही पुरानी शरारती मुस्कान चेहरा रोशन कर देगी। लेकिन जब आरव छुट्टी पर घर आया तो सिया की तरफ से जैसे सब कुछ बदल चुका था। वो जैसे उससे बचती फिर रही थी, जैसे उससे मिलना उसके लिए बोझ हो। आरव जितना सोचता उतना ही बेचैन होता। क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है? क्या बदल गया ऐसे? क्या मैं उसकी नजर में बिल्कुल अनजान बन गया हूं? अगली सुबह जब आरव सोकर उठा तो उसने देखा कि चाचा जी के हिस्से में जबरदस्त हलचल थी। कपड़े सहेजने की आवाजें, हंसी ठिठोली, सजावट, सब कुछ किसी बड़े मौके की तैयारी जैसा लग रहा था। उसके कदम खुद ब खुद उधर बढ़ गए और जैसे ही उसने कमरे में झांका, दिल धक से रह गया। सिया को खूब सजाकर दुल्हन जैसी बनाकर सोफे पर बिठाया जा रहा था। लाल गुलाबी मेहंदी, कांच की चमकती चूड़ियां, बालों में गजरा, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द, एक खोई हुई उदासी थी। आरव का गुस्सा उसके कदमों से पहले भागता हुआ उसके चेहरे पर उतर आया। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर अचानक उस लड़के पर पड़ी जो सिया के बिल्कुल पास बैठा था, कबीर, आरव का चचेरा भाई। एक लम्हे में जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। कुछ ही घंटों बाद आरव को पता चला कि आज सिया की मेहंदी है, लेकिन दूल्हा वो नहीं बल्कि कबीर है। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में उजड़ गई। उसी शाम जब सब लोग रस्मों में लगे थे, आरव सिया के कमरे में चुपके से पहुंच गया। वो वही पुरानी मीठी यादें याद करके मुस्कुराते हुए मिलने आया था, पर उसने जो देखा उसने उसे तोड़ दिया। सिया दुल्हन सी सजी बैठी थी, हाथ मेहंदी से भरे हुए, चूड़ियां कुछ टूटी हुई, और आरव देखते ही संभल नहीं पाया। उसके अंदर का दर्द चीख बनकर बाहर आया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं क्या कम पड़ा? तुम्हारे लिए हर चीज छोड़ी, तुम्हें खुश करने के लिए फौज तक ज्वाइन कर ली, फिर भी क्या गलती हो गई मेरी? सिया ने बिना पलक झपकाए सख्त आवाज में कहा। ये मेरी जिंदगी है आरव, मैं किससे शादी करूंगी ये मेरा फैसला है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मैंने जिससे प्यार किया है अब उसी से शादी कर रही हूं, इसीलिए मुझे भूल जाओ। उसकी बात आरव के सीने में तीर की तरह चुभी। जिसे वो अपनी सांसों से भी ज्यादा चाहता था, वही लड़की आज उसके सामने खड़ी होकर ये कह रही थी कि उसने कभी आरव को चाहा ही नहीं। आरव की सांसें जैसे रुक गईं। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। बस एक ही बात कह पाया, ये तुम नहीं हो सिया। मुझे सच बताओ, कौन मजबूर कर रहा है तुम्हें? कौन है वो? मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सिया की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने उसका हाथ झटके से छुड़ाया और धक्का देकर कहा, जाओ यहां से, मर जाओ अगर मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन अब मेरी जिंदगी में वापस मत आना। ये शब्द सुनकर आरव भीतर से चकनाचूर हो गया। उसी पल जैसे दुनिया की सारी रोशनी खत्म हो गई थी। वो कमरे से निकल गया और बाहर चल रही खुशियों की आवाजें उसे किसी ताने की तरह लग रही थीं। ढोलक, गाने, हंसी, हर आवाज जैसे उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसके अंदर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मर जाओ अगर मेरे बिना नहीं रह सकते। और शायद उसी रात आरव सच में मरने ही चला था।
लेकिन घर के लोग अभी उस तूफान से बेखबर थे जो उनके घर की दीवारों को तोड़ने वाला था। उधर नीचे वाले हिस्से में सुबह सुबह अफरा तफरी मची हुई थी। दादी नसीमा नौकरानियों को काम के आदेश दे रही थीं। बच्चे कुशन फेंककर खेल रहे थे। रसोई में बर्तन टकरा रहे थे। पूरा घर जैसे किसी उत्सव की तैयारी में जुटा था। दादी की छोटी बहू सबीना आटा गूंजते हुए कह रही थी, अम्मा जी, आज सब जल्दी उठ गए हैं। बच्चे भी शोर कर रहे हैं। कहते हैं कि चाचा आरव आ रहे हैं। 2 साल बाद मिलेंगे तो मजा आएगा। दादी नसीमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे हाँ, मेरा आरव आ रहा है। कितना लंबा अरसा हो गया उसे देखे हुए। दिल को सुकून मिल जाएगा आज। दोपहर के ठीक 12 बजे आरव घर पहुंचा। ऊंचा कद, सुर्ख चेहरा, फौजी कैप, कंधे पर बैग। वो बिल्कुल एक अफसर जैसा लग रहा था। मां दौड़कर आई और उसे सीने से लगा लिया। पूरा घर मुबारकबाद से गूंज उठा। सबसे मिलते मिलते जब वो ऊपर वाले पोर्शन तक पहुंचा तो उसकी नजर उसी लड़की पर आकर रुकी जिसके लिए वो 2 साल जिया था, सिया। हल्के गुलाबी रंग का सूट, दुपट्टा, हल्का मेकअप। पहले की तरह खूबसूरत, पर चेहरा थोड़ा बुझा हुआ, जैसे किसी चिंता ने दिल में घर कर लिया हो। आरव ने सोचा कि शायद मेरी जुदाई ने इसे उदास रखा है। उसने अपने दिल को समझाया और मुस्कुरा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया। उस स्पर्श में 2 साल की तड़प समा गई थी। आरव उसके कान में धीमे से बोला, बहुत तड़पाया है तुमने। सिया सकपका गई। चेहरे पर वही बेचैनी, वही खामोशी जो आरव को पिछले 1 दिन से परेशान कर रही थी। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। सब आरव से मिल रहे थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक चीज चाहता था, सिया से अकेले में बात करना। उसकी आंखों में वो पुराना प्यार, वो चमक ढूंढना। लेकिन वो मौका उसे रात तक नहीं मिला। 10 बजे महफिल खत्म हुई और आरव बेचैनी में बार बार सिया को मैसेज करने लगा, तुम नीचे आओगी या मैं ऊपर आऊं? सिया ने सिर्फ इतना लिखा, ये क्या बात कर रहे हैं, ये मिलने का समय नहीं होता, सुबह बात करेंगे। लेकिन आरव रुक नहीं सका। दिल के हाथों मजबूर होकर वो चुपके से ऊपर सिया के कमरे की ओर चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। घर के ज्यादातर लोग सो चुके थे। बाहर लॉन में बस एक बूढ़ी नौकरानी अपनी चारपाई पर सोई थी। ऊपर वाले पोर्शन में हल्की सी रोशनी फैल रही थी और उसी रोशनी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था आरव। उसकी धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकल जाना चाहती थीं। 2 साल बाद, 2 साल की तड़प, इंतजार, बेचैनी। आज उसे अपनी सिया से अकेले में 2 शब्द कहने थे। उसे अच्छी तरह याद था, यह पहला मौका नहीं था जब वो सिया के कमरे में यूं चुपके से आया हो। 3 साल पहले जब सिया का जन्मदिन था तो रात के ठीक 12 बजे वो केक और तोहफे के साथ उसी कमरे के अंदर खड़ा था। उस रात की याद पर उसके होंठ हल्के से मुस्कुरा दिए। जैसे ही उसने कमरे का हैंडल घुमाया, दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर हल्की सी पीली रोशनी थी और सिया ठीक वैसे ही सोई पड़ी थी जैसे पहले सोया करती थी। आधे खुले बाल, एक हाथ तकिए के नीचे और दूसरी हथेली गाल के पास। आरव कुछ कदम आगे बढ़ा। एक पल को उसका मन हुआ कि जाकर हमेशा की तरह उसके बाल कान के पीछे कर दे, लेकिन जाने क्यों आज एक झिझक, एक दूरी उसके अंदर पैदा हो रही थी। उसके दिल में अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे सब कुछ बदल चुका हो। फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। धीरे से उसने हाथ बढ़ाया, सिया के गालों पर गिरते बालों को हटाया। लेकिन तभी सिया की आंख झटके से खुल गई। उसने सामने झुके हुए आरव को देखा और एक तेज चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उसी समय आरव ने उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया, ठीक जैसे वो पहले करता था। धीमे से बोला, श्श, मैं हूं तुम्हारा आरव, डर क्यों रही हो? सिया ने घबराकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, जैसे कह रही हो कि जरा भी आवाज बाहर न जाए। दोनों की सांसें तेज थीं। कमरे में एक पल को ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक तक साफ सुनाई दे रही थी। आरव थोड़ा पीछे हटा तो सिया फौरन उठकर बैठ गई। घबराते हुए दुपट्टा गले में डाला और कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था आरव, ये वक्त नहीं है, कोई देख लेता तो। आरव हैरानी से उसे देखता रहा। वही लड़की जो उससे रात रात भर बातें करती थी, जो उसी की आवाज सुनकर खिल जाती थी, आज उसी को उससे इतनी शिकायतें थीं। वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, अरे पागल, ये मेरा घर है और तुम तो हमेशा मेरे दिल का घर रही हो। तुमसे मिलने में कैसा डर, मैं बस तुमसे 2 बातें करना चाहता था। लेकिन सिया ने फिर रोक दिया, कृपया आरव, आप नीचे जाइए, अभी नहीं, मुझे आपकी कोई बात सुननी भी नहीं है।
सुबह सबके सामने बात कर लेना, ठीक है? उसकी बातें सुनकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर दिया गया हो। वो नीचे बैठ गया, सिया के सामने, और शांत आवाज में बोला, सिया, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती? क्या मेरी वजह से नाराज हो? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए अफसर बना हूं, अब तो मुझे गले लगा लो। 2 साल में तुमने एक बार भी खुलकर हंसकर बात नहीं की। सिया की आंखें नीचे ही थीं, अंदाज बदला हुआ, लहजा ठंडा। वो बस बोली, मैंने कहा ना आरव, सुबह बात करेंगे, अभी जाइए। आरव के लिए ये सब किसी सजा से कम नहीं था। वो जो 2 साल में हर रात सिया के मैसेज का इंतजार करता था, वो जो उसके बिना एक पल जीना नहीं चाहता था, आज वही सिया उसे अपने कमरे से बाहर भेज रही थी। आरव चुपचाप उठ खड़ा हुआ, दरवाजे तक गया, फिर एक बार मुड़कर उसे देखा। लेकिन सिया की आंखों में न वो दर्द था, न वो मोहब्बत, बस अजीब सी एक कड़वाहट थी। वो नीचे चला आया, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अगले सुबह घर जैसे किसी बड़े जश्न के लिए सजाया गया था। फूल, रंगीन रिबन, साफ सफाई, सब कुछ चमक रहा था। आरव सफेद कुर्ता पहनकर खुश होकर तैयार हुआ। दिल में यही सोच रहा था कि आज तो शायद मंगने की रस्म उसी की होगी। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पोर्शन में पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने सोफे पर बैठी थी सिया, मंगनी का सजा हुआ सूट पहने, लेकिन उसके साथ बैठा था कबीर। दोनों हंस रहे थे, लोग ताली बजा रहे थे, और फोटोग्राफर तस्वीरें खींच रहा था। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसकी सांसें रुक गईं, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। एक पल तो उसे लगा कि ये कोई मजाक है, कोई सरप्राइज, कोई शरारत। वो आगे बढ़ा, सारे बड़े बुजुर्ग वहीं थे, सब मेहमान भी। आरव टूटती आवाज में बोल पड़ा, ये क्या हो रहा है? ये मजाक क्यों? कबीर सिया, उठो यहां से, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे मजाक कर रहे हो? किसी ने कहा क्यों नहीं कि मंगनी किसकी है? सबके चेहरे पर पहले जो मुस्कान थी वो गायब हो चुकी थी। चुप्पी फैल गई। दादी नसीमा आगे बढ़ी और बोली, बेटा, ये मजाक नहीं है, आज सिया और कबीर की मंगनी है। आरव जैसे सुन्न पड़ गया, उसकी आंखें भर आईं। वो लगभग रोते हुए बोला, लेकिन मैं सिया को पसंद करता हूं। सिया के कहने पर ही मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। मैंने तो हमेशा उसे अपनी होने वाली बीवी समझा था। इतना कहकर वो वहीं खड़ा रोने लगा। ये कोई बच्चा नहीं था, ये एक टूटा हुआ आशिक था, जो दुनिया के सामने जलील हो रहा था। कबीर वहीं बैठा रहा, और सिया ने कबीर का हाथ पकड़कर शांति से कहा, आरव, मैंने तो आपको हमेशा अपने कजिन की नजर से देखा था। आप मेरे दोस्त थे, बस। मैं कबीर को पसंद करती हूं, मैं उसी से शादी करूंगी। कृपया मेरी इज्जत खराब मत करो। ये सुनकर आरव की दुनिया खत्म हो गई। सब लोग बैठे रहे, और सिया कबीर ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, जबकि आरव चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसकी सांसें भारी थीं, दिल फटा जा रहा था, उसकी दुनिया टूट रही थी। वो घर छोड़कर बाहर चला गया। सड़कों पर गाड़ी बिना दिशा घुमाता रहा, फिर सुनसान जगह पर उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखता रहा, रोता रहा, दला बैठ गया और खून तक निकलने लगा। आज उसके अंदर कुछ मर चुका था, और उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली सच अभी सामने आने में वक्त था। उस शाम आरव सड़क के किनारे बैठा था, कंधे झुके हुए, आंखें लाल, बाल बिखरे, और उसके हाथ पूरे कांप रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन आरव को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज घूम रही थी, मैं कबीर को पसंद करती हूं, तो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त थे। वो अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर जोर से दबाता रहा, फिर सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। क्यों किया तुमने ऐसा सिया, क्यों? उसके अंदर पानी सा उबल रहा था, दिल में प्यार भी था, गुस्सा भी, दर्द भी, और सबसे बड़ी चीज थी टूटा हुआ भरोसा। कुछ देर बाद उसके फोन पर कबीर का मैसेज आया, भाई प्लीज घर आ जाओ,
तुम्हारी वजह से सभी परेशान हैं। आरब ने स्क्रीन देखा, फिर फोन दूर फेंक दिया। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा और आधी रात बीतती गई। आखिर तकरीबन 1 बजे वो धीरे धीरे घर की ओर चला। गाड़ी पार्क में ही छोड़ दी, पैदल ही गली से होता हुआ घर पहुंचा। रात में पूरा घर सो रहा था, बस बाहर पोर्च की लाइट जल रही थी। जब वो अंदर घुसा तो मां ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थीं। चेहरे पर चिंता, आंखें लाल। उन्होंने देखते ही उसे पकड़ लिया। कहां था तू बेटा? आधी रात हो गई, कुछ हो जाता तो। आरव ने बस इतना कहा, कुछ नहीं हुआ मां, बस हवा खाने निकला था। लेकिन माता के अनुभव ने बता दिया था, कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, चल अंदर चल, सुबह देखेंगे क्या करना है। आरव बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। बत्ती जलाई, लेकिन खुद अंधेरे जैसा महसूस कर रहा था। वो थककर बिस्तर पर बैठ गया और उसी वक्त खुद से बोला, एक बार, सिर्फ एक बार सिया से अकेले में मिलकर पूछना है। अगर उसने दिल से कहा कि वो कबीर को चाहती है तो मैं हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाऊंगा। उसने मुट्ठी भींच ली और आंखें बंद कर लीं। अगले सुबह पूरा घर फिर से सजावट में लगा हुआ था। फूल, रंगीन रिबन, बातों का शोर। लेकिन आरव के कमरे में सन्नाटा था। वो कई घंटों तक बाहर नहीं निकला। दोपहर में दादी नसीमा उसके कमरे में आई। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, प्यार जब टूटता है ना, दिल भी टूटा टूटा लगता है, पर हमें खुद को संभालना पड़ता है। आरव की आंखें भर आईं। दादी, मैंने कभी किसी को इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं की थी। मैं सिया के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, पर उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? दादी ने गहरा सांस लिया। क्योंकि बेटा, हर रिश्ता दिल से नहीं बनता। कुछ रिश्ते मजबूरियों से बनते हैं। कुछ में लोग सच्चे नहीं होते। लेकिन तू मत गिर, ना टूट। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो तेरा अपना है। आरव ने दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बुरी तरह लबालब थीं। दादी चली गईं, लेकिन आरव का दिल कुछ देर तक उसी जगह बैठा रहा। शाम को घर में मेहंदी की रस्म थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, ढोलक की ताल, औरतों की हंसी। लेकिन आरव उन सब चीजों को देखकर टूट रहा था। वो चाहकर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। आखिर कबीर खुद ऊपर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आरव ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर गुस्सा भी था, दर्द भी। आओ। कबीर अंदर आया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर कबीर ने धीरे से कहा, भाई, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कभी आपके और सिया के बीच कुछ नहीं सोचा था, पर सिया ने खुद बताया कि वो आपको कभी उस नजर से नहीं देखती थी। आरव हंस पड़ा, एक कड़वी टूटी हुई हंसी। सच में? वो बोला। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, और उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। घर वालों ने भी रिश्ता पक्का कर दिया। आपके खिलाफ कुछ नहीं है, बस उसका दिल आपकी तरफ कभी था ही नहीं। आरव चुप हो गया। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। उसने बस इतना कहा, ठीक है, अगर यही सच है तो मैं आप दोनों को दुआ दूंगा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर आरव ने हाथ पीछे कर लिया। कबीर, तुम मेरे भाई हो इसलिए इज्जत दे रहा हूं, लेकिन मेरा दिल टूट गया है। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कबीर उठ गया और धीरे से बाहर चला गया। आरव बिस्तर पर लेटकर छत देखता रहा। एक एक पल उसे काट रहा था। दिल बार बार पूछ रहा था कि अगर उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया तो 2 साल तक रोज बातें क्यों की? मेरी हर बात पर हंसी क्यों? मेरे जाने के बाद रोई क्यों थी? कुछ न कुछ गलत था, पर अभी सच सामने नहीं था। मेहंदी की रात, घर संगीत से गूंज रहा था। महिलाएं गा रही थीं, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। हर कोई खुश था और सिया के हाथों में कबीर के नाम की मेहंदी लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर आरव के कमरे की ओर देखती थी, मानो उसके अंदर कोई बात फंसी हो, कोई गहरा राज जो वो किसी से कह नहीं पा रही हो। मेहंदी लगने के बाद जब सब हंसी मजाक में लगे थे, सिया चुपचाप अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद रोने की आवाज आने लगी, लेकिन कोई सुन नहीं पाया।
उसके फोन पर एक मैसेज आया, कबीर को आज जरूर खुश रखना और आरव से दूर रहना, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने क्या किया था। ये मैसेज देखकर सिया के हाथ कांप गए। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो फौरन मोबाइल छिपाकर आईने के सामने बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसकी मेहंदी चमक रही थी, पर उसके दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। उधर आरव। कुछ देर बाद वो छत पर चला गया। ठंडी हवा थी, दूर से ते शादी के गीतों की आवाज आ रही थी और नीचे आतिशबाजी की चमक दिख रही थी। वो रेलिंग पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें धुंधली थीं क्योंकि उनमें आंसू थे। उसे लगा कि उसकी सारी दुनिया उसी घर में जश्न मना रही है और वो ऊपर खड़ा एक गुमनाम साया बन चुका था। उसी वक्त उसका फोन बजा, अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ किसी लड़की की कांपती हुई आवाज थी, आरव प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूं। आरव चौंक गया। कौन? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, मैं सिया। आरव के दिल में एक झटका सा लगा। सिया? अभी? क्यों? सिया की आवाज टूट रही थी। कृपया बस 5 मिनट, बहुत जरूरी है, कृपया एक बार मिल लो। आरव दिल पकड़कर खड़ा रह गया। इतने दिनों से जो जवाब वो चाहता था, शायद वो मिलने वाला था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, कहाँ? सिया बोली, पीछे वाली छत पर, जहां नींबू का पेड़ है। मैं 10 मिनट में आ रही हूं। कॉल कट गया और आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सिया सच बताने वाली थी? क्या वो खुद मजबूर थी? क्या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था? उसके अंदर हल्का सा उम्मीद का उजाला फिर से जगने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिया आज जो बात बताने वाली है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ तोड़ देगी और कहानी का असली मोड़ अब शुरू होने वाला था। रात लगभग 2:30 बज चुके थे। पूरा घर अब शांत पड़ा था। सजावट की लाइटें टिमटिमा रही थीं। कहीं कहीं ढोल की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मेहंदी अभी भी हवा में खुशबू फैला रही थी। लेकिन इन सब के बीच 2 दिल बेचैन थे। एक था आरव, जो उम्मीद और दर्द के बीच झूल रहा था। दूसरी थी सिया, जिसके चेहरे पर मेहंदी की लाली तो थी, पर दिल में डर की काली परछाई बसी हुई थी। सिया अपने कमरे से चुपचाप निकली। कमरा मेहंदी के बाद बिखरा पड़ा था, कपड़े इधर उधर, टिश्यू पड़े हुए, आईने पर उंगलियों के निशान, और उसके कुर्ते की आस्तीन अभी भी आंसुओं से भीगी थी। वो धीरे से बाहर निकली, किसी को जगाए बिना, बिना आवाज किए, घूंघट को थोड़ा नीचे करके पीछे वाली छत की तरफ चली गई। छत पर नींबू का एक बड़ा पेड़ था। उसी के नीचे एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी रहती थी। वही जगह जहां पहले भी आरव और सिया कई बार रात के समय बातें करते थे। लंबी लंबी, मीठी मीठी, प्यार भरी बातें। आज वही जगह उन दोनों की सबसे मुश्किल बातचीत को देखने वाली थी। उधर आरव। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर कदम भारी था, जैसे पैरों में वजन बंधा हो। दिल में उम्मीद भी थी, शक भी और डर भी। जब वो छत पर पहुंचा तो सिया पहले से वहां खड़ी थी। हवा धीमे से चल रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें नीचे जमीन पर गड़ी थीं। आरव कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। उसे लगा ये वही पहले वाली सिया है जो किसी बात पर डर जाती थी और फिर खुद उसके कंधे पर सिर रखकर सुकून पाती थी। आरव उसके पास गया। सिया, तुमने मिलने को कहा इसलिए मैं आ गया। कहो क्या बात है? सिया ने एक गहरी सांस ली, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, आरव, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं। आरव का दिल धक से रह गया। कौन सी मुसीबत? सीधे बताओ, किसने किया? क्या कबीर ने कुछ? सिया ने सिर झटक कर कहा, नहीं नहीं, कबीर नहीं। कबीर तो बस इस सब में शामिल हो गया है। असल में मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। आरव ने बाहें सिकोड़ ली। कौन? कौन है वो? सिया ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, आरव, मैं कबीर से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? सिया ने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो आदमी सबको सच बता देगा। आरव को सिहरन हो गई। कौन सा सच? सिया हिचकी लेते हुए बोली, तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत बुरा हादसा हुआ।
एक गलती, एक कमजोरी, एक ऐसा राज जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाएगा और मेरे घर वालों की जिंदगी भी खराब कर देगा। आरव सुनकर जड़ हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सिया किसी की ब्लैकमेलिंग में है। आरव ने सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं फौज में हूं, मैं कर देता सब ठीक। तुम मेरा भरोसा कर सकती थीं। सिया फट पड़ी। कैसे बताती आरव? तुम दूर थे और जिस दिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी तुम ट्रेनिंग के लिए चले गए। तुम्हें ले जाने वाला दिन, तुम्हारे पापा का गुस्सा, मेरी मजबूरियां, सब कुछ मेरी गर्दन पर एक साथ टूट पड़ा था। सिया रोने लगी, बुरी तरह, जैसे दिल में जमा दर्द बाहर निकल रहा हो। आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पास गया, उसके कंधों पर हाथ रखा। कौन है वो आदमी? नाम बोलो, मैं अभी के अभी। सिया ने तुरंत उसका हाथ हटाया। नहीं आरव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने तुमसे मिलने की वजह यह नहीं कि तुम लड़ाई करो, मुझे बस सच बता देना था। आरव ने जमीन को देखते हुए कहा, तो सिया, तुम कबीर से मजबूरी में शादी कर रही हो? सिया ने सिर हिलाया। हां। ये सुनते ही आरव के अंदर तल्ख चुभन उठी। उसके होंठ कांपे। तो फिर ये सब बातें जो तुमने नीचे सबके सामने बोली कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, कि तुम कबीर को पसंद करती हो, ये सब झूठ था। सिया की आंखें और नम हो गईं। हां आरव, वो सब झूठ था। आरव के दिल में जैसे किसी ने चाकू घूंप दिया हो। वो पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। आंसू आंखों से बहते चले गए, लेकिन उसने पंजों से उन्हें पोंछ दिया। इतने बड़े झूठ, इतने बड़े झूठ सिया। सिया फिर बोली, मुझे इस आदमी ने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं किया तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। वो बहुत खतरनाक है आरव। आरव ने हंसी भर दी, एक कड़वी, टूटी, दुख भरी हंसी। मेरे प्यार में इतनी कमजोरी थी? एक धमकी से तुमने मुझे छोड़ दिया? सिया ने दर्द से भरी आवाज में कहा। प्यार कमजोर नहीं होता आरव, पर इंसान हार जाता है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठंडी हवा उनके बीच से गुजर रही थी। नींबू का पेड़ हल्की आवाज कर रहा था और चांद बादलों में छिप छिप कर निकल रहा था। आरव ने आंसू रोकते हुए पूछा, और अब क्या? तुम सच कह रही हो तो फिर ये शादी क्यों? सिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। जो मेरे साथ हुआ उसका असर मेरी जिंदगी से बाहर नहीं जा रहा। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो वो आदमी मेरा नाम लेकर मुझे हर जगह बदनाम कर देगा। मेरे घर वालों की शादी विवाह सब रुक जाएंगे। मेरा भाई कॉलेज में मुंह नहीं दिखा सकेगा। मेरी मां टूट जाएगी। फिर वो धीरे से बोली, और मैं तुमसे भी दूर रहना चाहती थी ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। आरव का दिल अंदर से चीख रहा था। उसने अपने बाल पकड़ लिए, सिर झुका लिया। सबने मुझे गलत समझा, हर किसी ने। सिया कुछ बोलती इससे पहले नीचे से अचानक किसी की आवाज आई। सिया, सिया कहां तुम? ये उसकी चाची की आवाज थी। सिया तुरंत घबरा गई। मुझे जाना होगा, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। फिर उसने आखिरी बार मुड़कर आरव को देखा। उसकी आंखों में दर्द, डर और मोहब्बत तीनों मिले हुए थे। आरव, कृपया मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे प्यार किया था, आज भी करती हूं, पर मैं अपनी किस्मत से नहीं लड़ पा रही। और वो चल पड़ी, धीरे धीरे, फिर तेजी से, और गायब हो गई सीढ़ियों में। आरव वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। आंसू अपने आप बहते रहे। उसने मुट्ठी भींच ली और फुसफुसाया, अगर तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है तो मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा सिया, भले ही तुम मेरे पास नहीं लौटो। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, जुनून था और बदला लेने की आग। कहानी अब अपने असली मोड़ में प्रवेश कर चुकी थी। सिया मजबूरी से लड़ रही थी
और आरव अब उसके पीछे मौजूद सच्चाई को उजागर करने की ठान चुका था। और जिस इंसान ने सिया की जिंदगी जहन्नम बनाई थी, उसे पता भी नहीं था कि उसका सामना अब एक फौजी से होने वाला है। अगली सुबह सूरज की हल्की सी रोशनी खिड़की के पर्दों से कमरे में घुस रही थी, लेकिन आरव की आंखें खुली हुई थीं। वो पूरी रात सो ही नहीं पाया था। सिर भारी था, दिल भारी था, और दिमाग में सिर्फ वही रात की बातें गूंज रही थीं। सिया के शब्द, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूं, पर मैं मजबूर हूं, बार बार उसके अंदर ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने उसके सीने में घंटियां बांध दी हों। कुछ देर बाद नीचे से आवाजें आने लगीं, ढोलकी की टक टक, महिलाओं की हंसी, मेहमानों की बातचीत, किसी की चिल्लाहट, किसी का चाय बनाने का शोर। पूरा घर शादी के रंग में रंगा हुआ था, पर आरव के दिल में बस एक ही रंग था, दर्द का काला रंग। वो धीरे धीरे उठकर बालकनी में गया। नीचे लॉन में सजावट हो रही थी। कुछ लड़के लाइटें लगा रहे थे, कुछ लोग टेंट का सामान ला रहे थे। वहीं दूर कोने में कबीर और उसके दोस्त हंसते हुए मंडप की तरफ चीजें सेट करवा रहे थे। कबीर के चेहरे पर खुशी थी, पर आरव के अंदर उबलता दर्द उसके चेहरे को बिल्कुल खाली कर चुका था। आरव ने खुद से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे सच ढूंढना ही पड़ेगा। उसी समय पीछे से मां अंदर आईं। उनके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। उन्होंने धीरे से आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रात को क्या हुआ था? सिया ने रोते हुए चाची से कहा कि तुमसे गलती से बात हो गई। कहीं तुमने उसे परेशान तो नहीं किया? आरव ने हैरानी से मां को देखा। मैं तो खुद टूट चुका हूं मां। मां ने उसके हाथ थाम लिए। तो फिर तू इतना परेशान क्यों है? तू जो भी कहना चाहता है साफ कह दे, कम से कम कोई गलतफहमी तो न रहे। आरव की आंखें भर आईं। गलतफहमी नहीं मां, बहुत बड़ा राज है जिसके पीछे कोई बहुत गंदा आदमी है। मां सन रह गईं। कौन आदमी? आरव ने बात रोक दी। अभी नहीं मां, अभी मैं सब जानना चाहता हूं। मां ने बस यही कहा, बेटा, तेरा दिल बड़ा है, लेकिन टूटे हुए दिल से फैसले मत लेना। और वो चली गईं। उधर सिया, वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, हाथों की मेहंदी गहरी हो गई थी, लेकिन चेहरा बुझा हुआ था। नववधू की तरह सजने का वक्त नजदीक था, लेकिन दिल में तूफान भरा था। 2 औरतें कमरे में आईं, गहने ले जाने, कपड़े सेट करने। उन्होंने सिया से कहा, अरे बहू, आज तो तेरी शादी है, इतनी खूबसूरत दिखेगी कि नजर नहीं हटेगी। लेकिन सिया की मुस्कान बस 2 सेकंड टिक पाई। वो झूठी थी, जबरदस्ती की। महिलाएं चली गईं। सिया के कमरे में फिर से अकेलापन भर गया। उसने अपने दुपट्टे के अंदर हाथ डालकर मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर फिर वही मैसेज चमक रहा था। अगर आज जुबान खोली या आरव से मिली तो कल सुबह तेरी इज्जत का तमाशा पूरे शहर में होगा। चुप रहना और शादी कर लेना। इस बार मैसेज के आखिर में एक फोटो भी भेजा गया था। एक तस्वीर जिसे देखकर सिया के हाथ कांप गए। तस्वीर धुंधली थी, पर साफ दिख रहा था कि यह वही रात की है जब उसके साथ वो हादसा हुआ था। तस्वीर में वो अकेली थी, लेकिन उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, और ये फोटो कोई भी देखकर गलत मतलब निकाल सकता था। वो झटके में पीछे हट गई, फिर मोबाइल सीने से लगा लिया और रोते रोते फर्श पर बैठ गई। उधर आरव, वो सिया की परेशान नजरें अब साफ समझ चुका था। उसने तय किया कि वो उस आदमी को ढूंढेगा जो सिया को ब्लैकमेल कर रहा था। सबसे पहले वो उसी जगह गया जहां सिया ने मिलने की बात बताई थी, पीछे वाली छत। वो नींबू के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। उसे कुछ अजीब लगा। जमीन पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े थे। उसने उन्हें उठाया। वे किसी फोटो के कटे हुए टुकड़े थे, लेकिन किसी ने उन्हें जला दिया था। फिर भी कोनों से साफ पता चल रहा था कि वो फोटो किसी लड़की की थी, और वही कुर्ता,
वही मेहंदी जो कल रात सिया पहने हुए थी। आरफ का दिमाग चकरा गया। किसने फाड़ा ये फोटो? किसने जलाया? किसने गिराया यहां? इसी बीच नीचे से किसी की आवाज आई। साहब, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? आरफ ने नीचे झांक कर देखा। वो नौकर लड़का था जिसका नाम था रज्जू। आरव ने कहा, तो इधर आ, कुछ पूछना है। रज्जू ऊपर आया, घबराया सा आंखें चुराता हुआ। आरव ने सख्त आवाज में पूछा, ये कागज किसने फाड़े? कल रात कौन यहां आया था? रज्जू डरकर बोला, साहब, मैं कौन होता बताने वाला? मेरी नौकरी चली जाएगी। आरव की आंखें लाल हो गईं। जो भी हुआ है साफ साफ बता, वरना मैं तेरी नौकरी ही नहीं, तेरी गर्दन भी सीधा कर दूंगा। रज्जू कांपने लगा। उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोला, साहब, कल रात मंगनी की रस्म के बाद कबीर साहब यहां आए थे। उनके हाथ में मोबाइल था। वो किसी के साथ फोन पर लड़ भी रहे थे। और ये फोटो, यही फोटो उन्होंने खुद फाड़ी थी। आरव के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। कबीर? कबीर यहां क्यों आया था? कबीर कौन सी फोटो फाड़ रहा था? और क्यों? आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने रज्जू को पकड़ा। क्या कहा तूने? क्या कबीर वही फोटो फाड़ रहा था? रज्जू थूक निकलकर बोला, हां साहब, और उन्होंने फोटो जलाकर नीचे फेंक दी थी। शायद किसी से झगड़ा हो रहा था फोन पर, और वो बार बार कह रहे थे कि अगर तूने फिर से मैसेज किया ना, तो मैं तेरा नाम घर वालों के सामने ले आऊंगा। आरव का सिर भारी हो गया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा शक पैदा हो चुका था। क्या ये सब कबीर ही कर रहा था? क्या कहीं कबीर ही तो वो आदमी नहीं जो सिया को ब्लैकमेल कर रहा था? दिल से एक आवाज उठी, नहीं, वो मेरा भाई है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिमाग ने कहा, सारा सच उसी की तरफ इशारा कर रहा है। आरव नीचे उतरा। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और शक तीनों साफ दिख रहे थे। उसी समय नीचे से शोर उठा, अरे बहू को बुलाओ, बारात आने वाली है। ढोलक बज रही थी, नाच हो रहा था, मेहमान आ रहे थे। कबीर अपने दोस्तों के साथ तैयार होकर आया। शीशे में खुद को देख देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, या शायद कुछ छुपा था। जब उसने आरव को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक आई। आरव उसकी तरफ बढ़ा। कबीर ने मुस्कुराकर बोला, भाई कैसे लग रहा हूं? आरव कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, कबीर, मुझसे कुछ कहना है। कबीर पहले हंसा, फिर बोला, अरे शादी के दिन इतना सीरियस क्यों? बता क्या हुआ? आरव ने कठोर आवाज में कहा, वो फोटो कौन सी थी जो तूने रात को फाड़ी थी? क्यों? कबीर का चेहरा उतर गया। उसने आंखें चुराकर कहा, कौन सी फोटो? आरव ने एक एक शब्द दबाकर कहा, सिया की फोटो जो तूने रात में फाड़ी थी। क्यों? कबीर गुस्से में आ गया। आरव, ये कैसी बकवास है? मैं क्यों फाड़ूंगा उसकी फोटो? लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने महसूस किया कबीर डर रहा है। आरव एक कदम और करीब आया। कबीर, क्या तू सिया को ब्लैकमेल कर रहा है? कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें फैल गईं, होंठ कांप गए। 2 सेकंड बाद उसने नजरें झुका लीं। आरव के सीने में जैसे किसी ने आग भर दी। उसका भाई, उसका खून, सिया की मजबूरी का असली कारण? आरव गरज उठा, सच बोल कबीर, इतनी बड़ी हरकत तूने की? कबीर रोने को हो गया। भाई, मैंने गलती से। पर इससे पहले कि वो बोल पाता, ऊपर से तेज आवाज आई, सिया बेहोश हो गई, जल्दी आइए। पूरा घर उथल पुथल हो गया और आरव का दिल डर से कांपने लगा। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां न प्यार सुरक्षित था, न रिश्ते, न ही किसी की इज्जत। अब सच खुलने ही वाला था, और इस बार आरव किसी को नहीं छोड़ेगा। ऊपर से आई चीख सी आवाज,
सिया बेहोश हो गई, कोई पानी लाओ। पूरे घर में हलचल मचा देने के लिए काफी थी। शादी के गानों और ढोलक की आवाजें एकदम से रुक गईं। महिलाएं दुपट्टा संभालती भागती हुई ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी। मर्द लोग भी सीढ़ियों की तरफ भागे। आरव के भीतर का खून जैसे जम गया। 4 सेकंड तक वो वहीं पत्थर सा खड़ा रहा। फिर वो बिजली सी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। कबीर भी उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही डर, वही छुपी घबराहट जो अब आरव साफ पढ़ पा रहा था। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो सिया फर्श पर पड़ी थी। उसके हाथों की मेहंदी आधी खराब हो चुकी थी, आंखें बंद थीं और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। चाची उसके झटके देते हुए बोली, अरे सिया, होश में आओ बिटिया। दादी नसीमा बार बार कह रही थी, किसने छोड़ी इसे अकेली? इतने काम के बीच ये ऊपर कैसे चढ़ गई? कुछ महिलाएं पानी ला रही थीं, कुछ नमक सुंघा रही थीं, पर सिया पर बेहोशी का असर ज्यादा था। आरब भीड़ को धकेलते हुए आगे आया। हटो जरा, हमें हवा लगने दो। उसने हल्के से सिया का चेहरा उठाया। उसकी पलकों पर आंसू चिपके हुए थे। आरव के हाथ कांप गए। उसने फौरन बोला, किसी को डॉक्टर बुलाओ, अभी। चाची बोली, अरे ऐसी क्या बात हो गई कि ये लड़की अचानक बेहोश हो गई? पूरा दिन तो ठीक थी। पर तभी एक औरत ने सिया का मोबाइल उठाया जो फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर अभी भी वही धमकी वाला मैसेज चमक रहा था और आगे लिखा था, आज अगर मंडप में न आई तो समझ लेना तू, तेरे घर वाले, किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। औरत की नजर जैसे उस मैसेज पर अटक गई, पर उसने किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो थोड़ी चीजें उठाकर किनारे चली गई। आरव ने यह नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर का संदेह अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कुछ बहुत गलत है और सिया अकेली नहीं लड़ पा रही। कुछ मिनट बाद डॉक्टर आ गया। लोग नीचे से डॉक्टर को खींचते हुए ऊपर लाए। डॉक्टर ने सिया की नब्ज देखी, पलकों को उठाकर आंखों की हालत देखी और माथे पर पानी छिड़क कर कहा, घबराओ मत, ये तनाव और डर के कारण बेहोश हुई है। जिसे आप लोग प्यार कहते हो ना, वो भी कभी कभी जान निकाल देता है। सब चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटाकर उसे आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद सिया ने हल्की सी आवाज निकाली और आंखें खोली। पहली नजर सीधे आरव पर पड़ी। सिया की आंखों में डर, शर्म और दर्द तीनों एक साथ चमके। वो धीरे से बोली, आरव, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। आरव ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, जब तक सच नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिया की आंखें और भी नम हो गईं। वो कुछ बोल पाती, इससे पहले कमरे में ढेर सारे लोग आ गए। किसी ने कहा, अरे बिटिया की तबीयत खराब है, शादी रोकनी पड़ेगी जा। तो ये सुनकर चाची तमतमाकर बोली, कोई शादी नहीं रुकेगी, सब रस्में होंगी, लड़की नर्वस हो जाती है, ये आम बात है। फिर उन्होंने बाकी औरतों को इशारा किया, चलो सब बाहर, लड़की को थोड़ा आराम करने दो। कमरा खाली हो गया। बस 3 लोग बचे, सिया, आरव और कबीर। कबीर आगे आया और उसने बनावटी कोमलता में कहा, सिया, तुम्हें मेरी कसम, तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? कोई जरूरत नहीं है ऐसे ड्रामे की। ड्रामे की? आरव लगभग छलांग मारकर कबीर के पास आ गया। गुस्से से बोला, तू उसे ड्रामा बोल रहा है? भाई, मेरा मतलब। आरव चीख पड़ा, फिर किस फोटो की बात कर रहा था तू रात में? किसे मैसेज कर रहा था? किसे धमका रहा था? क्यों सिया का नाम बीच में ले रहा था? कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। सिया ने जल्दी से धीरे धीरे सिर हिलाया, नहीं आरव, कबीर ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये शादी वैसे भी। आरव ने उसकी बात काटकर कहा, सिया तुम मत बोलो, तुम मजबूर हो, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। कबीर ने गहरी सांस ली और हिचका कर कहा, ठीक है, मैं बताता हूं, पर पहले यह समझ लो कि मैं गलत नहीं था। आरव ने मुट्ठियां भींच ली, जल्दी बोल। कबीर का गला सूख गया। उसने खुद को संभाला। सिया से शादी की बात चलने से पहले उसके बारे में कुछ बातें मुझे पता चली थी। सिया ने डर से आंखें बंद कर लीं। कबीर ने आगे कहा, कुछ फोटो, कुछ वीडियो मुझे अनजान नंबर से भेजे गए थे। कोई मुझे ट्रोल करना चाहता था शायद, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, सारे घर को भेजने की धमकी दी थी। आरव की आंखें फैल गईं। कौन भेजा? किसने?
कबीर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, पर फोटो में सिया अकेली थी और उसके कपड़े थोड़े, मतलब स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। सिया टूट पड़ी। वो बिस्तर पर हाथ से चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। आरफ की सांसें भारी हो गई। अब उसे सब समझ आने लगा था। कबीर बोला, मैं डर गया था कि कहीं घर में बदनामी ना हो जाए। सब लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं मैच्योर बनूं, तो मैंने सोचा अगर मैं सिया से शादी कर लूंगा तो मामला शांत रहेगा और जो भी ये सब भेज रहा है वो रुक जाएगा। आरफ का दिल गुस्से से भर गया। तो तूने सिया पर दबाव बना दिया, उसे डराकर धमकाकर शादी करने को मजबूर किया? नहीं नहीं भाई, मैंने सिर्फ कहा था कि अगर वो सच बताना चाहती है तो मुझे बता दे, लेकिन उसे इतना डर किसने दिया ये मुझे भी नहीं पता। आरफ कांपता हुआ सिया के पास गया। सिया, तुमने ये सब अकेले झेला? तुमने मुझसे क्यों छिपाया? सिया ने सिसक कर कहा, क्योंकि अगर मैं बोलती तो उस आदमी ने कहा था कि वो तुम्हें भी फंसा देगा। तुम फौज में हो, तुम्हारी नौकरी चली जाती, तुम्हारा करियर खत्म हो जाता। आरव, उसके शब्द आरव के दिल में घुसते जा रहे थे। सिया ने फिर कहा, मैं अपने घर की इज्जत भी नहीं खराब करना चाहती थी। मेरी एक छोटी बहन है, एक भाई है, उसकी शादी, उनकी पढ़ाई सब खत्म हो जाता। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। कौन सा आदमी? किसने किया ये सब? नाम बोलो। सिया ने डर से सिर हिला दिया। नहीं नहीं आरव, वो बहुत खतरनाक है, वो सबको बर्बाद कर देगा। आरव की आंखों में आग थी। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने घबरा कर कहा, भाई जज्बात में मत आओ, वो आदमी कौन है पता नहीं। आरव ने एक एक शब्द दबाकर कहा, मैं ढूंढ लूंगा, और जब ढूंढ लूंगा तो उसकी जिंदगी की बुनियाद हिला दूंगा। सिया रोते रोते कमजोर पड़ गई। फिर अचानक बोली, आरव, वो आदमी हमारे घर का ही है। कमरा एकदम शांत हो गया, हवा तक ठहर गई। आरव ने चौंक कर कहा, कौन? सिया ने कांपते हुए कहा, वो कबीर नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा करीब का कोई। आरव का दिल जैसे चीख उठा। कबीर भी डर से पीछे हट गया। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, और वो आज यहीं इस घर में मौजूद है। ये सुनते ही आरव का खून जम गया। कमरा घूमने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, घर का कौन है वो और क्यों? सच अब इतना करीब था, लेकिन इतना ही डरावना भी। कमरे के अंदर जैसे सन्नाटा जम गया था। सिया के आखिरी शब्द हवा में तैरते हुए सबके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। वो आदमी हमारे घर का ही है। आरव के अंदर खून जैसे उबलने लगा। उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हो गई, गले की नसें फूल गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीमी, दबे हुए गुस्से में बोला, सिया, साफ नाम बोलो, कौन है वो? सिया ने होठ कांपते हुए फुसफुसाया, आरव, अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझे नहीं, मेरे घर वालों को बर्बाद कर देगा। उसने कसम खिलाई थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी बहन की भी फेक तस्वीरें बना देगा। ये सुनकर आरव की मुट्ठियां अपने आप भिज गईं। कबीर की आंखें भी डर से फैल गईं। आरव दांत खींच कर बोला, तुम डरो मत, अब मैं हूं यहां। तुमने बस नाम बोलना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिया ने सिर हिलाते हुए रोते हुए कहा, तुम नहीं जानते वो कितना चालाक है, कितना खतरनाक है। सबके सामने शरीफ बनकर घूमता है और अकेले में राक्षस। उसकी आवाज टूट गई। फिर अचानक डर से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो कभी भी यहां आ सकता है। आरव ने उसकी बात बीच में काट दी, ये कमरा अब मेरा है, यहां कोई नहीं आएगा, तुम बस नाम बोलो। कबीर चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पे पसीना छलक आया था। उसने धीमी आवाज में कहा, सिया, अगर तू नहीं बोलेगी तो सब गलत फहमियां और बढ़ेंगी। कम से कम भाई को तो बता दे। सिया ने आंखें बंद कर लीं। लग रहा था जैसे वो अपने अंदर से किसी गहरी चोट को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने कांपते हुए आवाज में कहा, वो आदमी तुम दोनों का खून का रिश्तेदार है। आरब और कबीर दोनों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। खून का रिश्ता? आरब फुसफुसाया। सिया ने सिर हिलाया। हां, और वो तुम्हारे बहुत करीब है। आरब ने तेज सांस ली। दिमाग में एक एक चेहरा घूमने लगा। चाचा, ताऊ, मामा, भाई, जीजा,
कजिन कौन? पर सिया कुछ बोल पाती इससे पहले अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। धड़ 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 धड़। तीनों चौंक गए। बाहर से आदमी की भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो, सिया की तबीयत के बारे में पूछना है। आवाज पहचानते ही सिया डर के मारे पीछे हट गई। उसने आरब का हाथ कसकर पकड़ लिया। मत खोलना आरब प्लीज, वो वही है। आरब के अंदर आग भड़क उठी। अब उसे एक अंदाजा हो चुका था कि कौन हो सकता है। कबीर थरथराते हुए बोला, भाई ये चाचा जी की आवाज है। आरब की आंखें चौड़ी हो गईं। दिमाग में जैसे जोर से कोई धमाका हुआ। चाचा देवेंद्र। चाचा देवेंद्र जो हमेशा चुप रहते, परिवार में इज्जतदार माने जाते, जो हर फैसले में बीच में बैठकर सलाह देते, जो पड़ोसियों तक में सम्मानित थे। क्या वही? दस्तक और जोर से होने लगी। दरवाजा खोलो, सुन रहे हो, मैं हूं देवेंद्र। आरब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कबीर दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। कबीर ने घबराकर कहा, पर भाई अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो शक कर लेगा। उसे शक नहीं, मैं उसे सच में शक देना चाहता हूं। आरब की आवाज में एक अलग ही सख्ती थी, मानो अब वो फौजी मोड में जा चुका था। सिया डरते डरते बोली, आरब वो बहुत चालाक है, सबके सामने कुछ और, अकेले में राक्षस, तुम उससे पंगा मत लेना। आरब ने उसका हाथ पकड़ा, अब उससे ही पंगा लेना है। अगर तुमने सच बोला है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा। इतने में बाहर से चाचा देवेंद्र की आवाज और तीखी हो गई, अंदर क्या चल रहा है? क्यों बंद किया दरवाजा? सिया बेटा बोलो, क्या हुआ? कबीर, आरब, अंदर हो तुम लोग? अब उसकी आवाज में घबराहट नहीं बल्कि चिढ़ थी, जैसे कोई अपना राज खोलने से डरा हुआ हो। आरब ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कबीर घबराकर बोला, भाई क्या करने जा रहे हो? आरब ने धीरे से कहा, सच का दरवाजा खोलने का समय आ गया है। आरब ने दरवाजा झटके से खोल दिया। चाचा देवेंद्र सामने खड़े थे। मोती पसीने से उनका माथा चमक रहा था। आंखों में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था, जिसे वो गुस्से के मुखौटे से छिपा रहे थे। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। सिया बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, कपड़े अस्त व्यस्त, आंखें डरी हुई। कबीर दरवाजे से दूर खड़ा था और आरब उस तरह खड़ा था जैसे किसी गुनहगार के सामने खड़ा हो। चाचा देवेंद्र की आवाज भारी थी, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? क्यों अकेले में बैठे हो तुम तीनों? सिया ठीक है ना? आरब ने ठंडी आवाज में कहा, आप बता दीजिए चाचा, क्या वो ठीक है? चाचा एक पल के लिए चौंक गए, फिर बोले, ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों बताऊंगा? आरब का स्वर और ठंडा हो गया, क्योंकि सिया कह रही है कि जो उसे धमका रहा है, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जो उसे शादी पर मजबूर कर रहा है, वो हमारे घर का ही आदमी है। चाचा का गला सूख गया, कानों तक लाल हो गए। उन्होंने अपने हाथ की उंगली कलाई पर दबाई, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। ये क्या बकवास है? किसने बोला ये तुमसे? कहीं सिया ने? उनकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि सिया ने कांपते हुए कहा, मैंने बोला। चाचा ने सिया की तरफ देखा, और वो नजर, वो घूरना, वो खामोश जहरीला दबाव आरब के दिल को चीर गया। अब आरब का संदेह पक्का हो चुका था। वो चाचा की आंखों में देखते हुए बोला, सिया पिछले कई महीनों से धमकियां झेल रही है। उसे फेक फोटो, एडिटेड वीडियो भेजे गए। उसे ब्लैकमेल किया गया कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी बहन, उसका भाई, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। आरब ने एक कदम आगे बढ़ा, और ये कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे घर के हर कोने की खबर है। उसके पास घर वालों के नंबर हैं। वो घर के अंदर घूम सकता है और कोई शक नहीं करता। आरब ने धीमे से कहा, ये घर का ही आदमी है, और मुझे लगता है मैं जानता हूं वो कौन है। चाचा देवेंद्र की आंखें फैल गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम मुझे शक कर रहे हो? मुझ पर? आरब ने बिना डरे कहा, सच से डर कैसा चाचा? चाचा ने गुस्से में कदम बढ़ाया, मूर्ख लड़के, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आरब और करीब आ गया, गलती या आपका राज खुल रहा है? चाचा एकदम चुप हो गए। उनकी सांस तेज हो गई। कपड़े की जेब में टटोला मोबाइल, हाथ कांप रहा था। आरब ने जोर से कहा, मोबाइल निकालिए चाचा। चाचा बोला, क्यों? अभी निकालिए। कबीर पीछे हट गया। सिया ने सांस रोक ली। आरब की आंखें चाचा पर टिकी थीं। अगर आप निर्दोष हो तो फोन दिखाने में क्या दिक्कत? चाचा ने तिलमिलाते हुए कहा, यह निजी चीज है, मैं क्यों दिखाऊं? आरब गरजा,
क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसने सिया को महीनों से ब्लैकमेल किया है। कमरा एकदम जमा हुआ सा लगने लगा। चाचा ने हकलाते हुए कहा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूं। आरब ने ठंडे स्वर में कहा, सब इज्जतदार नहीं होते चाचा, कुछ लोग सिर्फ नकाब पहनते हैं। चाचा अब तिलमिला चुके थे। पसीना उनके कनपटियों से बहने लगा। अचानक चाचा ने तेजी से मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन आरव फौजी था। बिजली की गति से उसने चाचा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें वापस कमरे में घसीट लिया। चाचा चीखे, छोड़ो मुझे, मुझ पर हाथ मत डालो। आरव गुर्राया, मोबाइल दो। चाचा हाथ पीछे छुपाते रहे, पर कबीर ने भी हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ लिया। चाचा, बस करिए। बहुत खींचातानी हुई। आखिर मोबाइल उनके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया। स्क्रीन टूट गई, लेकिन फोन ऑन था। आरव ने उसे उठाया। चाचा चीख पड़े, मत खोलो, मत खोलो वो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने फोन खोला। व्हाट्सएप में एक फोल्डर था, प्राइवेट एस। आरव का दिल कांप गया। उसने उसे खोला और अंदर थी सिया की वही तस्वीरें, वही एडिटेड क्लिप्स, वही डरावने मैसेज। सब, हर चीज चाचा देवेंद्र के फोन से भेजी गई थी। कबीर की आंखों से आंसू निकल आए। चाचा, आपने ये कैसे किया? सिया टूटकर रोने लगी और आरव के अंदर लावा फट पड़ा। उसकी नसें फूल गईं, उसका चेहरा आग जैसा हो गया। आरव चाचा की तरफ बढ़ा। तुमने सिया की जिंदगी बर्बाद की, तुमने उसे धमकाया, तुमने उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी, तुमने मेरी मोहब्बत को तोड़ा, और अब तुम बचकर जाओगे। चाचा बिस्तर के पीछे घिसटते हुए बोला, आरव सुनो, तुम समझ नहीं रहे। मुझे बस क्या? बस उसकी इज्जत बर्बाद करनी थी, बस उसे डराना था, बस उसे मजबूर करना था। चाचा जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं गलत हूं, मेरी आंखें फिर गई थीं, मेरे मन में पाप आ गया था, पर मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, कृपा कर दो मुझे। आरव की आंखों में खून भर आया। कृपा? वो चाचा के बिल्कुल सामने जाकर बोला, आज तक मैंने सच्चे दुश्मनों को भी बख्श दिया, पर तू मेरे घर का गद्दार है, एक लड़की की इज्जत पर हमला करने वाला। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। कमरा कांप रहा था। तीनों की सांसें तेज थीं और चाचा देवेंद्र डर से कांप रहा था। आरव की आवाज अब धीमी थी, पर इतनी तेज कि हवा भी काट जाए। अब तू कानून का सामना करेगा और साथ ही मेरे क्रोध का भी। कहानी अब अपने आखिरी बहुत भारी और निर्णायक मोड़ पर थी, जहां सच सामने आ चुका था और अब फैसला होना बाकी था। कमरे में हवा तक रुक सी गई थी। चाचा देवेंद्र जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, वो डर जो सच पकड़ने के बाद आता है। आरव उसके सामने खड़ा था, एक फौजी की तरह नहीं, एक टूटे हुए आशिक की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जिसकी मोहब्बत और सम्मान दोनों पर हमला हुआ था। कबीर अभी भी सदमे में दीवार के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म, डर और चाचा के लिए गुस्सा तीनों मिलकर उसे हिला रहे थे। सिया बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, पर उसके आंसू अब डर के नहीं, सालों की कैद से बाहर आने के थे। एक गहरा सन्नाटा कमरे में फैला था। फिर अचानक आरव ने चाचा की शर्ट पकड़कर उसे जोर से उठाया। देवेंद्र चीख पड़ा, आरव प्लीज छोड़ दो, जो पनिशमेंट चाहो दे दो, लेकिन पुलिस मत बुलागा। आरव ने उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। पुलिस? तुम जैसे गंदे आदमी को कानून ही सबसे अच्छी सजा देगा। चाचा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं मानता हूं, मुझसे गलती हो गई, मेरी नजर फिर गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ फोटो ली, कुछ नहीं किया, मैंने उसे छुआ तक नहीं। सिया दहाड़ मारकर रो पड़ी, झूठ, तूने मुझे तोड़ दिया था, मेरी रातें, मेरी नींद, मेरा भरोसा, सब छीन लिया तूने।
चाचा उसके पैरों पर गिर गया। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस गलती से, बस एक बार। आरब ने गुस्से में उसका कॉलर झटका। एक बार की वजह से उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली गई। तूने उसे ब्लैकमेल किया, पिक्चर्स भेजी, धमकी दी, बदनाम करने की बात की। ये गलती नहीं, ये पाप है, जिंदगी बर्बाद करने वाला पाप। चाचा डर के मारे कांप रहा था। आरव, तुम फौजी हो, बड़े दिल वाले हो, कृपा करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी इज्जत। इज्जत तूने सिया की लूटी है, अपनी नहीं। तू घर का गद्दार है, और गद्दारों को सिर्फ 2 सजा मिलती है, या तो कानून या फिर। आरव का वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो चाचा को बिल्कुल समझ आ गई। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई पुलिस ही ठीक है, हम अपराधी नहीं बनेंगे, कानून बताएगा कि ऐसे आदमी की सजा क्या होती है। आरब ने लंबी सांस ली, गुस्से के बावजूद खुद को संभाला। फिर चाचा का मोबाइल उठाया, दादी के कमरे में गया और साफ बोल दिया, दादी, चाचा देवेंद्र ने सिया को महीनों ब्लैकमेल किया है, ये देखिए सबूत। दादी की आंखें खुली की खुली रह गईं, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चाचा की तरफ देखा और शब्द नहीं निकल पाए। चाचा जमीन पर घुटनों के बल गिरा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दादी ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया, ऐसी गलती से धरती फट जाए तो भी माफी नहीं मिलती। तूने हमारे घर की बेटी को नर्क में झोंक दिया। पूरा घर अब इकट्ठा हो चुका था और सच सबके सामने था। मामा, ताऊ, महिलाएं, बच्चे, हर कोई सदमे में था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इज्जतदार दिखने वाला यही व्यक्ति सबसे बड़ा दानव निकलेगा। शादी की जगह पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सभी घरवाले गुस्से, शर्म और दुख में भरे हुए चाचा को घसीट कर बाहर ले गए। कबीर ने खुद थाने फोन किया, पुलिस आई और बिना किसी सवाल के चाचा को हाथ कड़ी लगाकर ले गई। चाचा चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सिया फूट फूट कर रो रही थी। उसका दर्द अब बाहर निकल चुका था और राहत की एक हल्की सी सांस भी। आरब ने उसके पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सिया, खत्म हो गया सब, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सिया ने रोते हुए कहा, आरब, तेरा बहुत बड़ा कर्जदार हूं मैं, तूने मुझे बचा लिया, मैं तेरे काबिल नहीं थी। आरब ने उसकी तरफ देखा, तुम काबिल नहीं थी, तुम वो लड़की हो जिसने दर्द की सजा अकेले भुगती, मजबूरी में जीती रही और किसी को कुछ नहीं बताया। तुम बहुत मजबूत हो सिया। सिया ने हिचकी ली, मैं तुझे खुश रख सकती थी, तूने मुझसे शादी की बात की थी, मैं तुझे सब सच बता सकती थी, पर मुझे डर था कि कहीं तू। बस अब और मत रो, तुम्हारा डर गलत नहीं था, पर तुम अकेली नहीं हो सिया, अब नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखा, पहली बार डर से नहीं, उम्मीद से। शादी की तैयारियां रुक चुकी थीं, बारात वापस भेज दी गई, मेहंदी की रस्में रोक दी गईं, गाने बंद हो गए। कबीर चुपचाप आरव के पास आया, उसकी आंखें नम थीं। वो बोला, भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने घर में इतना गंदा इंसान होगा। मैं सिया से शादी नहीं करना चाहता था किसी मजबूरी में, लेकिन डर गया था कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए। मैंने गलत किया भाई, मैं बच्चा हूं शायद, लेकिन गलत इरादा कभी नहीं था मेरा। आरब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर, गलती हुई, लेकिन तूने सच छिपाया नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी अच्छाई है। कबीर धीरे से बोला, भाई, तू सिया से शादी कर ले, वो तुझे बहुत चाहती है। आरब के कदम रुक गए, सिया की सांस अटक गई। दादी ने भी आंसू पोंछे। आरब ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज शांत थी। प्यार किसी मजबूरी पर नहीं टिकता कबीर। सिया के दिल में अभी भी दर्द है, वक्त चाहिए उसे, और मुझे भी। मेरे जख्म अभी ताजा हैं। सिया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान भी, शायद राहत की। आरब ने आगे कहा,
शादी करेंगे या नहीं, ये बात की बात है। अभी जरूरी है कि सिया अपनी जिंदगी फिर से खड़ी करे, और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसके दोस्त की तरह, उसके सहारे की तरह। सिया की आंखें भर आईं। आरव, कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। आरव मुस्कुराया, अच्छा नहीं, बस इंसान हूं। दिन बीतते गए। चाचा देवेंद्र को सख्त सजा मिली। ब्लैकमेलिंग, छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न, फेक फोटो बनाना, सभी धाराएं लगी। घर फिर से सामान्य होने लगा। सिया धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलने लगी। उसने पढ़ाई शुरू की, क्लास ज्वाइन की और काउंसलिंग भी। आरव छुट्टी खत्म होने तक हर दिन उसकी हिम्मत बनकर खड़ा रहा। और एक दिन घर की छत पर, वहीं नींबू के पेड़ के नीचे जहां सारी कहानी शुरू हुई थी, सिया आरव के पास आई। उसने धीरे से कहा, आरव, अब मैं मजबूत हूं, अब किसी चीज से नहीं डरती, और अगर तुम चाहो तो हम अपनी कहानी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, दोस्ती से या प्यार से? सिया मुस्कुराकर बोली, दोस्ती से, पर मंजिल प्यार ही हो। आरव हंस पड़ा। चलो, इस बार कोई मजबूरी, कोई डर, कोई धोखा नहीं, बस सच्चाई और भरोसा। सिया ने सिर हिलाया। और साथ। आरव ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया, हमेशा के लिए। नीचे घर में दादी की आवाज गूंजी, अरे तुम दोनों छत पर क्या कर रहे हो? चाय ठंडी हो रही है। दोनों हंस पड़े। और कहानी, जो दर्द से शुरू हुई थी, अब उम्मीद और सुकून की राह पर चल पड़ी। कभी कभी टूटकर ही इंसान समझ पाता है कि प्यार कैसा होना चाहिए, सच्चा, साफ और बिना डर वाला। आरव और सिया अब एक नई कहानी लिखने जा रहे थे, जहां ना कोई डर था, ना कोई मजबूरी, बस भरोसा और साथ।